हेलो एवरीवन, आपका ऑनलाइन का ये सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो मैंने नन्नू काका के बारे में क्वेश्चन आंसर कराया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ में आया भी होगा और आगे आप और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम गवाते हम लोग गवाए आ जाते हैं अपने वो प्रोस का थर्ड चैप्टर था नन्नू काका का, है ना, पिंच ऑफ स्नब। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं पोइट्री के थर्ड चैप्टर की तरफ। और ये पोइट्री का थर्ड चैप्टर बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा भी है, मज़ेदार भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इस चैप्टर का नाम है, पेज नंबर 137 पे है ये, और इस चैप्टर का नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो बिल्कुल जैसा हेडिंग है उसका मीनिंग भी कहीं ना कहीं वैसा ही है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा इसका टाइटल है, कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन। तो इसको आप लोग समझेंगे, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। तो वाकई ये टाइटल का मीनिंग भी लगभग इससे मिलता जुलता ही है। वाकई पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन इस पत्ते को गिरने का मीनिंग आप वैसे मत सोचिए जैसे कि जो ऑटम का महीना होता है, जहाँ पेड़ों से पुराने पत्ते गिरने लगते हैं। और जैसे ही ठंड की एंट्री होती है तो पुराने पतझड़ का महीना भी कहते हैं उसे, काफ़ी पुराने पत्तियां गिर जाती हैं और नए नए पत्ते जो छोटा छोटा कली के रूप में आना शुरू हो जाता है। तो जो पत्ते गिर रहे होते हैं, यहाँ पेड़ से गिरने का मतलब एक दूसरे सेंस में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। और सच पूछिए तो कहानी का मेन थीम यही है कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट कहने का मतलब है कि ये वो पत्ते नहीं हैं जो पेड़ से गिर रहे हैं, ये वो पत्ते हैं जो इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से पेड़ों की पत्तियां पुरानी हो जाती हैं, वो उस पेड़ को छोड़ देती है, नीचे गिर जाती है, उस तरह से हम मनुष्य भी, और मनुष्य का शरीर भी एक दिन पुराना हो जाता है, उसकी उम्र थक जाती हैं। अब वो अपने अंतिम अवस्था में आ जाता है, वो इस दुनिया को छोड़ने वाला होता है। तो एक पत्ते का नए नए आना तो एक इंसान का जन्म लेना, पत्ता का मैच्योर अवस्था में होना एक इंसान की जवानी का होना, और पत्ते का गिर जाना इसका मतलब है कि इंसान का भी बूढ़ा होकर इस दुनिया को छोड़ देना। तो आप यही समझिए कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट कहने का मतलब है कि पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ों से पत्ते नहीं गिर रहे हैं, पुराने लोग इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। बस सेम उसी को रिलेट किया गया है पेड़ों के पत्ते से गिरना। जिस तरह से पेड़ के पत्तियां गिर जाती हैं बूढ़ी होकर, वैसे भी इंसान भी बूढ़ा होकर इस दुनिया को अलविदा कह देता है, छोड़ देता है। तो एक बचपना से लेके जवानी से लेके बुढ़ापा तक का जो पीरियड होता है एक इंसान के जीवन में, उन सभी अवस्थाओं का वर्णन है इस चैप्टर में। तो इसका हेडिंग है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो बात आते आप लोग समझ चुके हैं बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसके राइटर हैं W.H. ऑडेन। हमेशा की तरह जैसा कि पहला सवाल कि बताइए हु हैज़ रिटेन द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो आंसर होगा W.H. ऑडेन। या ये पूछा जाए कि बताइए नाउ द लिव्स आर फॉलिंग वाज रिटेन बाय, तो वहाँ भी W.H. ऑडेन। तो आप समझ गए हैं। W.H. ऑडेन के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो ये अमेरिका के कवि थे और इन्हें अमेरिका का भी कहा जाता है। और देखिए हुआ क्या था कि इंग्लैंड में भी कुछ दिन रहे थे और फिर अमेरिका में भी रहे थे। तो ये परमानेंट ऐसे ज़्यादा परसेंटेज तो इनका अमेरिका, और इनको अमेरिकन पोएट ही बोला जाता है। तो जो अमेरिका के, इनका भी एक अच्छे कवि में नाम आता है और हम लोग देखेंगे आगे कि क्या क्या लिखने के लिए चर्चित हैं ये। तो चलिए आते हैं इनके स्टोरी पे, धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग। समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, है ना। आई होप कि आप समझेंगे बिल्कुल क्लास की तरह। देखिए विस्टन ह्यूज ऑडेन, है ना, 1907 to 1973, मतलब 1907 में इनका जन्म हुआ, 1973 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये ड्यूरेशन आप लोग इसको कैलकुलेट करके रख लीजिएगा कि कब से कब तक का, मतलब हम लोग टोटल इसको ईयर बोले कितने साल ये जिंदा रहे। हु वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948। तो पुलित्जर जो प्राइज होता है ये जनरली मिलता है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, अमेरिकन गवर्नमेंट इसको देती है और 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको दिया जाता है जनरली जर्नलिज्म के लिए, या साहित्य में कोई अच्छा आप लेख लिखते हैं उसके लिए, पत्रकारिता में,
या कुछ ऐसा काम आपने किया है जो सामाजिक स्तर पे बहुत ऊंचे स्तर का है और वो प्रशंसनीय स्तर का है, तो उस लेवल पे आप कुछ काम करते हैं तो आपको पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। तो पुलित्जर प्राइज मिला है तो नो डाउट एक अच्छे राइटर होंगे। तो हु वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948, तो पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से निकलेगा कि बताइए कि W.H. ऑडेन ने पुलित्जर प्राइज कब लिया था, कब मिला था उनको। तो आपको कहना होगा कि सर जो उनको पुलित्जर प्राइज है वो 1948 में मिला था। ठीक है। फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी, और किस कलेक्शन के लिए मिला था, तो एज ऑफ एंजाइटी के लिए। ये बड़ा फेमस है, पूछता भी है कि हु हैज़ रिटेन द एज ऑफ एंजाइटी या द एज ऑफ एंजाइटी वाज डिस्क्राइब्ड बाई, तो दोनों में आपका आंसर क्या होगा, W.H. ऑडेन। तो देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल गया, 3 क्वेश्चन निकल गया कि बताइए W.H. ऑडेन सबसे पहले कब जन्म हुआ, 1907, मृत्यु कब हुई, 1973, और कौन सा प्राइज उन्होंने जीता, तो पुलित्जर, और कब जीता, 1948, और किस लिए जीता, तो कलेक्शन था द एज ऑफ एंजाइटी। वाज अ वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, बहुत अच्छा सा मीनिंग। वर्सेटाइल का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मीनिंग होता है बहुत प्रतिभा यानी बहुमुखी, प्रतिभावान, जो हर चीज़ के लिए तैयार रहे, हर एक्शन के लिए तैयार रहे, प्रतिभा से भरा हुआ हो। तो बिल्कुल प्रतिभावान थे, इंटेलेक्चुअली बुद्धिमानी से काम करते थे, और विगोरस पोएट थे। विगोरस देखिए कितना इंपॉर्टेंट मीनिंग है बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। सर्दी खांसी अब सब तेजी से होने लगा है सच में कोरोना मत आ जाए, नहीं तो समस्या बढ़ ही जाएगा देखिए इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, विगोरस कहने का मतलब है काफ़ी हाई लेवल का एनर्जी जिसमें भरा हो, एनर्जेटिक इसका साइनो हो जाएगा, या आप लिवली कह सकते हैं जो जीवंत हो, एक्टिव कह सकते हैं, तो इसका विगोरस का बहुत सारा साइनो होता है। तो विगोरस पोएट थे, ऊर्जावान कवि थे, वर्स ड्रामाटिस्ट थे, और कविता में ड्रामाटिस्ट भी थे। ड्रामाटिस्ट कहने का मतलब जो ड्रामा करता है वो कविता से जुड़ा हुआ ड्रामा करते थे। क्रिटिक थे, क्रिटिक का मतलब आलोचक होता है जो किसी चीज़ की आलोचना करे। ट्रांसलेटर थे, ट्रांसलेटर आप जानते हैं एक लेख को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना। और एडिटर भी थे, एडिटर मतलब वही जो किसी चीज़ में एडिट करता है, न्यूज़पेपर एडिटर की तरह। पोइट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम, जो वो कविता लिखते थे वो उनके लिए कविता कोई मजाक नहीं होता था, वो काफ़ी सीरियस होकर लिखते थे, बिल्कुल उसको सीरियसली लेते थे। विच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस, वो काफ़ी जो जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो हमेशा सोचते थे कि जो मेरी कविता है वो जुड़ी होनी चाहिए एक आदमी के सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि जो उसका खुद का जागरूकता है, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता, जो उसकी खुद की जागरूकता है उसके गहराई तक जुड़ी होनी चाहिए कविता। ये नहीं कि कविता ऊपर ऊपर लिख दिए, जो भी कविता वो लिख होनी चाहिए इनके नज़र से वो इंसान के जागरूकता के पूरा गहराई तक जुड़ी होनी चाहिए। बट इट शुड नो इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस, और वो ये भी कहते हैं कि ये बिना हस्तक्षेप के इन नो केस किसी भी कंडीशन में इसे बिल्कुल आदमी के अफेक्ट, मैंने बताया था ना, देखिए अफेक्ट वर्ब होता है जिसका मतलब होता है प्रभावित करना, और इफेक्ट नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रभाव। तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है एक आदमी के पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस को, उसके राजनीतिक एवं धार्मिक जो पसंद है उसको दिखाता है। इनका कविता इनके हिसाब से कह रहे हैं कि वो होनी चाहिए उसमें कि एक इंसान स्वतंत्र रहे, अपने राजनीतिक विचारधारा और जो धार्मिक विचारधारा है उसको चुनने के लिए वो स्वतंत्र हो, उस पर किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। अपने कविता के माध्यम से ये हमेशा कहना चाहते हैं। हिज अर्ली पोएम्स एग्जिबिट, देखिए एग्जिबिट एक अच्छा मीनिंग है, इसका मतलब होता है दिखावा करना, प्रदर्शन करना। हिज अर्ली पोएम्स एग्जिबिट, इनकी जो पहले की कविता थी वो दिखाती थी, प्रदर्शन करती थी हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज़, और इनकी जो पहले की कविताएं जितने भी इन्होंने लिखी थी वो दिखाती थी इनकी पसंद को, और पसंद किस सेंस में, इनकी इंटरेस्ट को, इनकी रुचि को पॉलिटिकल अफेयर्स यानी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ी हुई रुचियों को दिखाती थी, और आइडियाज़ यानी कि विचारधारा को। बट हिज लेटर पोएम्स, जो बाद की कविताएं थी, आर ओवरटली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन, तो बाद की कविताओं को इन्होंने जितना भी लिखा वो अक्सर क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा हुआ होता था, एंड मोर पर्सनल इन टोन, और काफ़ी हद तक पर्सनल होता था अपने भाषा में, अपने व्यक्तिगत विचारधारा में। स्टोन का मतलब यहाँ पे विचारधारा का सेंस है। एज ए टेक्नीशियन, एक सही अनुभवी के रूप में, ऑडेन एक्सप्लोर्ड अ वेराइटी ऑफ स्टैंजा फॉर्म्स
एंड मीटर्स। और एक ऑर्डन ने काफ़ी हद तक एक्सप्लोर का मतलब छानबीन करना होता है, खोज करना होता है किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को काफ़ी हद तक ऊपर की तरफ दिखाना भी होता है। तो इन्होंने काफ़ी हद तक दिखाया, खोजा। वेराइटी ऑफ स्टांजा, जो कविताओं के पंक्ति की जो लिस्ट है, कविताओं को पंक्ति के रूप में इन्होंने तोड़कर बहुत कुछ बाहर निकालने की कोशिश की बातों को। वेराइटी ऑफ स्टांजा की खोज की इन्होंने। मीटर्स की खोज की। मीटर देखिए, मीटर मतलब माप होता है, मीटर में एस लगा दीजिएगा तो उसका मतलब अलंकार होता है, जो छंद और अलंकार हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं। तो अलंकार और पंक्तियों की काफ़ी हद तक इन्होंने खोज की। ही हैड अ पैसन फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग आर्किक वर्ड। इनका शौक था, पैसन का मतलब शौक, वर्ड क्वाइनिंग का, जो जैसे कि वर्ड को कलेक्शन करने का, कि वर्ड एक ही वर्ड का मान लीजिए 10 वर्ड और क्या हो सकता है, 10 एंटो 10 साइनो, कलेक्शन करने का इनकी आदत थी वर्ड क्वाइनिंग की। जैसे सिक्का को जमा करते हैं उसी तरह से वर्ड को ये क्वाइनिंग करते थे। एंड यूजिंग आर्किक वर्ड्स, और पुराने प्राचीन समय का, या आप ये भी कह सकते हैं पुरातन समय का जो वर्ड था उसको भी कलेक्शन करने की आदत इनकी थी। विच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और यही कारण था कि जो पुराने शब्दों को जो यूज करते थे, कभी कभी उसे समझना काफी हद तक मुश्किल हो जाता था। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939। एक अच्छा सा सवाल कि इंग्लैंड को उन्होंने कब छोड़ा। तो देखिए 1907 में जन्म हुआ और 1939 में उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया। टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने अभी बोला कि कुछ समय इनका इंग्लैंड में बीता और कुछ समय देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में बीता। तो 1939 के बाद जो भी समय बीता वो कहाँ बीता, अमेरिका में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में। ऑर्डन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। तो कहीं ना कहीं सही बात है। ये एक अच्छा सवाल कि बताइए कौन से कवि का जीवन काल जो फेज है वो 2 भागों में बटा है। जो तो आपको मानना होगा W.H. एडन का, क्योंकि इन्होंने आधा समय ब्रिटिश में बिताया और आधा समय अमेरिकन में बिताया। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज, ये अच्छा से मार्केबल कर लीजिएगा। जो नोटेबल वर्क्स था, जो चर्चित कविताएं थी, चर्चित संग्रह था इंग्लिश फेज में, यानी इंग्लैंड के स्तर पे, वो द ओरेटर था। इसके बाद द डांस ऑफ डेथ था, लुक स्ट्रांजर था, स्पेन था। तो इसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही है, द ओरेटर को याद रखिएगा। इंग्लिश फेज में लेवल पे सबसे बैलेंस, इंग्लिश फेज में सबसे चर्चित संग्रह कौन सा था, द ओरेटर। द डांस ऑफ डेथ छोड़ दीजिए, लुक स्ट्रांजर छोड़ दीजिए, स्पेन छोड़ दीजिए, अनदर टाइम भी छोड़ दीजिए। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज। और अमेरिकन फेज में जब बात करते हैं कि सबसे नोटेबल कौन कौन था, तो इंक्लूड न्यू ईयर लेटर छोड़ दीजिए, फॉर द टाइम बिंग छोड़ दीजिए, द एज ऑफ एंजाइटी। देखिए पूछता है अमेरिकन फेज में कौन फेमस था, द एज ऑफ एंजाइटी। द सील्ड ऑफ एकिल्स भी इंपॉर्टेंट था, द सील्ड ऑफ एकिल्स, है ना। और इसके बाद देखिए द प्रेजेंट लिरिक, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपको 4 याद रखना है। बताइए इंग्लैंड के फेज में कौन सा इंपॉर्टेंट था, तो द ओरेटर। और यूनाइटेड स्टेट्स के लेवल पे कौन इंपॉर्टेंट था, तो द एज ऑफ एंजाइटी, द सील्ड ऑफ एकिल्स एंड द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इनैक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। तो ये जो द नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है, वो बताता है, इनैक्ट करता है, मतलब कि कहीं ना कहीं रूल में लाता है, प्रभाव में लाता है। द फ्रस्ट्रेशन, जो आदमी की चिंता है, कष्ट है, पीड़ा है, इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, जो जन्मजात उसके जीवन में बसा हुआ है, जो तनाव, जो फ्रस्ट्रेशन, जो चिंता। द एस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, और वो इच्छाएं, अभिलाषा, एस्पिरेशन का मतलब अभिलाषा, इच्छा, वो अभिलाषा, वो इच्छा जो पूरा ना हो सका, दैट नॉट आर फुलफिल्ड। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और अकेलेपन का प्रभाव, अकेलेपन का सोच, इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, और जिसमें हर इंसान, हर व्यक्ति जीता और मरता है। तो कहीं ना कहीं पूरे सारांश की बात की जाए तो अभी तक वैसा सारांश अभी तक नहीं मिला। बस ये 3 लाइन लास्ट का कुछ कुछ बताने लगा है आपको कि ये क्या इनेक्ट करता है, क्या प्रभाव में लाता है। कि इंसान की चिंता, फ्रस्ट्रेशन जो उसके जन्मजात उसमें शुरू से है, और वो अभिलाषा जो वो अपने मरने दम तक पूरा नहीं कर पाता है, अंतिम सांस तक, और जो अकेलेपन का एहसास होता है जिसमें हर इंसान मरता और जीता है, इसकी ही चर्चा की गई है किसमें, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो अगेन समराइज करते हैं, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, और इस पत्ते तेजी से गिरने का अर्थ है कि पुराने लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं।
और ऑब्जेक्टिव जितना निकलने वाला था मैंने बता दिया है, और बाकी ऑब्जेक्टिव जैसा कराते हैं क्लास में वैसे कराएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए, और आगे जो वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट उसमें आगे कविता देख लेंगे, जैसे कविता क्या कह रहा है ना। इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, एक क्लास का काम है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पढ़िए आप लोग, मन लगा के मेहनत करिए। और कोरोना के टाइम में अब क्या होगा नहीं होगा अब तो कुछ कहना मुश्किल है, जिस हिसाब से बढ़ रहा है। पिछला साल भी यही मोमेंट पे जाके लॉकडाउन लगा था, होली के आसपास ही, और पूरा ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ा था। तो वही नौबत फिर आने जा रहा है। चिंता मत करिए, आप अपने सभी विषय को लेके अपने टीचर से बात करिए कि सर कैसे होगा नहीं होगा। इंग्लिश का चिंता छोड़ दीजिए, ये आराम से हो जाएगा, इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा। पिछला बार ऑनलाइन में सब कराए हैं, पूरी तरीके से अनुभव हो चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करिए।